एक सेवा का मिशन है और उस सेवा के मिशन के आप सभी सिपाही हो। और आज मुझे अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोग नए हैं। NR बैरवा जी हमारे बीच में आए हैं, बहुत तालियों से सबका स्वागत करें सब। पहली बार शायद आप मीटिंग में आए हैं, पहली बार प्रोग्राम में आपको देख रहा हूँ। आज हम ये मीटिंग बारूपाल साहब की अध्यक्षता में कर रहे हैं। आप संस्था के प्रधान मुख्य सलाहकार हैं, पहले मुख्य सलाहकार थे, अब आप प्रधान हो गए, प्रिंसिपल चीफ एडवाइजर। तो ये करता धरता यही है, इन्हीं के आशीर्वादों से सारे काम हो रहे हैं। और आज और भी हमारे जितने भी नई कार्यकारिणी गठित की है, पिछली मीटिंग में जो जनरल बॉडी मीटिंग में फिर वापस जिम्मेदारी मुझे ही दी है, इसकी नेतृत्व की जिम्मेदारी। तो वो कार्यकारिणी हमने जो भी पिछले 2 साल की मैंने पूरी स्टडी की कि कितने लोग मीटिंग में उपस्थित हुए हैं, कितने प्रोग्रामों में उपस्थित थे, जो जो भी एक्टिव थे उन एक्टिव को उसमें लिया है। तो उस तरीके से कार्यकारिणी सेट की है। करीब 36 लोग हैं इसमें। और अभी कई लोग रास्ते में चल रहे हैं। आज एक और समस्या हो गई कि आखा तीज है आज, अक्षय तृतीया, तो इस शादियाँ बहुत सारी है, तो शादियों में भी इधर उधर काफ़ी बढ़ गए। कर्नल साहब भी हमारे बीच में आने वाले थे, अचानक उनको शादी में वहाँ से घर से ही ले गए। तो इस तरीके से काफ़ी लोग आएंगे नहीं। फिर भी हमारे बीच में अरुण जी आ रहे हैं, अरुण अग्रवाल साहब जो संस्था के मुख्य सलाहकार हैं, वो भी बता रहे हैं। और जो मेंबर्स हैं और काफ़ी लोग तो आप लोग आ गए हो और काफ़ी और आ रहे हैं। ये चेक कर लेना उसको एक बार। तो जो एजेंडा था, तो एजेंडे के हिसाब से तो क्या था कि पहले हमने मालाएं लेके आया था, भाई जो भी कार्यकारिणी के नए मेंबर हैं सबका माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। और स्वागत करने के बाद सब माला पहने हुए ग्रुप फोटो भी करेंगे। लेकिन और रास्ते में आ रहे हैं तो वो फिर बाद में कर लें उसका। तब तक मैं PPT वाला जो था शिक्षा दान का महत्व, इस पे चर्चा कर लेते, तब तक और बाकी के लोग भी आ जाएंगे। तो ये काफ़ी पिछले संडे को मैं सारा दिन बैठा इसी पे, और कुछ पिछली वाली PPT आप लोगों ने देखी थी, उसमें से भी कुछ लिए हैं। ओवरऑल मैंने कुछ डेटाज लिए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें लेके, और एक प्रयास ये किया है कि एक भाव ऐसा जागृत हो कि हम शिक्षा का दान करें। शिक्षा की अभी विश्व में क्या स्थिति है, देश में क्या स्थिति है, क्या प्रयास होने चाहिए, इन सबको लेके PPT बनाई है। और जब दान का भाव आता है, दान की बात आते ही हमारे मन में एक श्रद्धा आ जाती है। दान शब्द से ही, दान अन्न का होता है, भूमि का भी करते हैं, पैसों से भी दान करते हैं, वस्त्र का भी दान, हम सभी वस्त्र बैंक बना रखा, वस्त्र का दान भी करते हैं। और भी कई प्रकार के दान हैं। अब तो रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान, ये और दान जुड़ गए। इन सब में एक दान है शिक्षा का दान। तो वो शिक्षा का दान जो है वो सबसे श्रेष्ठ दान है, क्योंकि जितने भी दान और दान है वो एक न एक दिन समाप्त हो जाते हैं। और लेकिन इस शिक्षा का दान, किसी को हम खाना देते हैं तो वो एक दिन का इंतजाम उसका हो जाता है। किसी को हम कपड़े देते हैं, वो कुछ दिनों का इंतजाम हो जाता है। या और कोई चीज़ देते हैं तो वो भी थोड़े दिनों तक का इंतजाम हो जाता है। लेकिन किसी को हम शिक्षा देते हैं तो उसके जीवन भर का उसका इंतजाम हो जाता है। तो शिक्षा का दान श्रेष्ठ दान है, ये महत्वपूर्ण दान है। इसी पर ये PPT तैयार की है। तो इस PPT पे मैं शुरुआत से कुछ डेटाज को लेके तो आपको पहले शिक्षा के बारे में बता देता हूँ, शिक्षा है क्या। जी नेक्स्ट पेज। शिक्षा सीखने की सुविधा या ज्ञान, कौशल, मूल्यों, विश्वासों और आदतों के अधिग्रहण की प्रक्रिया है। थोड़ी टफ हो गई। शिक्षा जीवन की बुनियाद है जिससे हम ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान से परिचित होते हैं। इसमें और सरल हो गया थोड़ा। और मानव संसाधन के विकास का मूल शिक्षा है, जो देश के सामाजिक आर्थिक तंत्र के संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी, किसी भी देश की शिक्षा एडवांस नहीं होगी तो वह विकसित नहीं हो सकता। एडवांस शिक्षा की बहुत जरूरत है। और अरस्तु ने शिक्षा के बारे में कहा कि हेल्दी बॉडी में हेल्दी ब्रेन को डेवलप करना ही शिक्षा है। ये अरस्तु का यह स्टेटमेंट है। और शिक्षा उस सूर्य के समान है जिससे हमें स्वयं के साथ परिवार,
समाज व पूरी दुनिया को फायदा मिलता है। शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जिससे जीवन की दशा और दिशा को बदल सकते हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा के बारे में कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वह धाड़ेगा, यानी वह हमें सब तरीके से मजबूत बनाती है। थोड़ी सी इसकी आवाज कम कर लें। श्लोक है तत्कर्मम, थोड़ा इसको मैं वैसे अपन उसमें जब राग में बोले, तत्कर्म यन्ने बंधाय सा विद्याया मुक्ते आया सा परम कर्म विद्याना शिल्पने पुणम। इसका मतलब है कि कर्म वही है जो बंधन में ना बांधे और विद्या वही है जो मुक्त करे। अन्य सभी कार्य केवल निर्धारित क्रिया व अन्य सभी अध्ययन केवल कारीगरी मात्र है। वैदिक काल से ही भारतीय विद्या गुरुकुल परंपराओं के माध्यम से दी जाती रही है। वह बेहतरीन व्यवस्था थी। गुरुकुल जो परंपरा थी वो बहुत बेहतरीन व्यवस्था थी। अंग्रेजों के शासन काल में, आप बारोबार साहब बैठे हैं, आप सब विद्वान जन हो, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति थी और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति में शिक्षित दास बनाने की फैक्ट्री बना दी। जो शिक्षा रह गई वो केवल ये समझो इंजीनियर आईएएस बनने की एक तरीके से व्यवसाय बन के रह गई। डॉक्टर इंजीनियर आईएएस बनाने की एक हो बनने और बनाने की एक होड़ सी आज मची हुई है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में। हम देखते हैं व्यक्ति निर्माण की जगह कैरियर एक लक्ष्य हो गया है। तो ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति से जो आया है। अब नेक्स्ट, इस वर्तमान समय में शिक्षा के महत्व को लोग समझ रहे हैं। भारत में जो शिक्षा की वर्तमान स्थिति है वो मैं आपको बता दूं। कुल स्कूल 15 लाख हैं, नामांकित छात्र 26 करोड़ हैं, कुल विश्वविद्यालय 751 हैं, कॉलेज 35,549 हैं और शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 2,29,000 बालिकाएं शिक्षा से वंचित हैं। वो शिक्षा तक पहुंच ही नहीं पाई। और जयपुर में देखें तो जयपुर में 19,907 बालक बालिकाएं शिक्षा की मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए। ये जयपुर की गणित है। बाकी तो बहुत हम ढांचा भी उन्नत है और बहुत आगे बढ़ गए हैं शिक्षा में, लेकिन फिर भी ये आंकड़े हैं। अभी भी शिक्षा का ढांचा उन्नत है लेकिन बहुत सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा की एक संस्था है प्रथम, उसके सर्वे जो है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन असर है, उसकी 2022 की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का दूसरा नंबर है जो लड़कियां जो स्कूल छोड़ती है उसमें, और उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। जो बीच में जो ड्रॉप आउट हो जाती है लड़कियां, काम पढ़ाई करते करते बीच में छोड़ देती है। 11 से 14 वर्ष की 29% बालिकाएं स्कूल नहीं जा रही है इस समय। इसके मुख्य कारण क्या है, इस पर गहराई से सोचते हैं कि इसके जो कारण है वो है एक तो स्कूल से दूरी, दूसरे कारण है स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था नहीं होना। कि गाँव में आज भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। हमारे बीच में अरुण अग्रवाल साहब आ गए हैं, तालियों से साहब का स्वागत करें संस्था में। ये यहाँ बैठने दिखाओ, यहाँ आ गया सर। जो मुख्य कारण है इस लड़कियों के जो ड्रॉप आउट होने के, उनमें सबसे पहला है स्कूल से दूरी, स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था ना होना, शिक्षकों की कमी और निर्धनता गरीबी। ये मेन मुख्य कारण है। वर्तमान समय में 6 से 16 वर्ष के लगभग 98.4% बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इस समय का डेटा है जी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें, 24 जनवरी का हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 दिसंबर 2018 को हर वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। सभी को शिक्षा देना सत्ता, शासन और समाज की जिम्मेदारी है। आजादी के समय भारत की साक्षरता दर थी 18% और वह 2022 के आंकड़ों पे हम आते हैं तो 80% हो गई। ये शिक्षा का विकास है। आजादी की टाइम
टाइम पर 18% थी साक्षरता, 2022 के आंकड़ों में 80% हो गई। लेकिन ये 100% होनी चाहिए। ये साक्षरता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे नागरिकों के निर्माण से है जो संवेदनशील हो और असमानता व भेदभाव के खिलाफ खड़े हो सके। शिक्षा शांति व समृद्धि का औजार तभी बन पाएगा। दुनिया में शांति व सतत विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। जी, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो पहली आई इंडिया में, तीसरी आई है अभी, पहली इंदिरा गांधी सरकार में आई थी 1968 में। उसके बाद दूसरी एजुकेशन जो पॉलिसी आई वो राजीव गांधी सरकार में आई 1986 में, राजीव गांधी सरकार में। और तीसरी अभी 2020 में आई है, अभी तो पूरी तरीके से लागू भी नहीं हुई है, तो ये नरेंद्र मोदी सरकार में आई है। ये 29 जुलाई 2020 को। अभी बहुत टफ है और समझ में नहीं आ रही, वर्ल्ड टफ है, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें कुछ मुख्य बिंदु में बता देता हूँ इसकी, क्योंकि कम आप बुद्धिमान लोग उस पर एनालिसिस भी कर रहे हैं, कुछ सुधार भी कर रहे हैं। और इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो स्टेट की पॉलिसी अपनी मर्जी के अनुसार वो चेंज कर सकते, काफी सारी दिक्कतें भी है। लोग खूब बुद्धिजीवी लोग बहुत एनालिसिस कर रहे हैं। और एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम, अब इसमें जो मुख्य बिंदु है, एचआरडी मिनिस्ट्री जो थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया, शिक्षा मंत्रालय बन गया। एक तो ये चेंज हुआ मेन। और जीडीपी जो इन्वेस्टमेंट था 1.6% था, उसे बढ़ाकर तो 6% कर दिया। पिछली बार 3% था, लेकिन 6% भी कहते हैं कि तो ये भी एक बड़ा मुश्किल काम है। लिख तो दिया, लेकिन 6% करना बहुत टफ काम है। जी नेक्स्ट, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, छोटा सा मैं ब्रीफ बता रहा हूँ, बहुत लंबी है, मैंने पढ़ी भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा सार लेके आया हूँ भाई, क्या है आप लोगों की जानकारी में होनी चाहिए। पहले 10+2 थी शिक्षा का, जो स्कूली शिक्षा का स्ट्रक्चर था, तो 10+2 का था। अब क्या कर दिया इसको 5+3+3+4, ये 4 भागों में बढ़ा, 5 3 8 3 11 और 4 15 साल में कर दिया इसको। अब ये सबसे पहला जो 5 है, इसके 3 वर्ष तो जो है 3 साल से लेके 6 साल तक के बच्चे, ये तो आंगनबाड़ी में ही गुजारेंगे, खेलेंगे कूदेंगे मौज करेंगे। ये पहले 3 साल शुरू के। फिर उसके बाद 7 और 8 साल की उम्र में कक्षा 1 में आएंगे, और तो कक्षा 1 में और दूसरी में 7-8 साल की उम्र में रहेंगे। फिर जो तीसरा स्ट्रक्चर, ये तो पहला स्ट्रक्चर 5 का हुआ। फिर तीसरा जो दूसरा स्ट्रक्चर 3 वाला है, वो है कक्षा 3 से 5 तक के, 8 से 11 वर्ष तक के बच्चे इसमें आएंगे। और ये इसमें है भविष्य के लिए तैयार करना बच्चों को। इसमें मैथ्स, आर्ट्स और सोशल साइंस वगैरह के सब्जेक्ट इसी कक्षा 3 से 5 तक पढ़ाएंगे। उसके बाद तीसरा जो थर्ड है वो मिडिल लेवल आ गया। मिडिल लेवल में कक्षा 6, 7 और 8, एक कक्षा 6, 7, 8 में 11 वर्ष से 14 वर्ष की आयु बच्चों की हो जाती है। कोडिंग और टेक्नोलॉजी इस उम्र में सिखाएंगे। जो चाइना जो आगे बढ़ा ना, शिक्षा विकसित हुआ, वो कोडिंग बच्चों को उन्होंने बचपन से सिखाया। अब हमें भी यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि कंप्यूटर आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, पूरा डिजिटल जमाना है, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये कोडिंग और टेक्नोलॉजी भी ये कक्षा 6, 7, 8 से सिखाना शुरू कर देंगे। इसके बाद चौथा स्ट्रक्चर है सेकेंडरी लेवल पे आ गया। सेकेंडरी लेवल पे 4 साल का है, 9वीं से 12वीं तक का। इसमें 14 साल के से 18 साल तक के बच्चे हैं। और ये इसमें एक बड़ा जो चीज़ है वो ये है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार विषय चुन सकते हैं। पहले होता था कि कॉमर्स में ये, साइंस में ये, आर्ट्स के अंदर ये, अब कोई सा भी सब्जेक्ट लेके कोई से भी सब्जेक्ट की पढ़ाई वो कर सकते हैं, चुन सकते हैं। ये फ्रीलांस है, तो ये बड़ा चेंज इसमें है। उसके बाद आता था कॉलेज लेवल। ये तो स्कूली शिक्षा का स्ट्रक्चर रहा। इसके बाद कॉलेज लेवल में पहले के 3 साल में बैचलर डिग्री करते थे, अब उसको कर दिए 4 साल की। 4 साल में क्या है कि 3 साल की तो बैचलर डिग्री, 1 साल का रिसर्च का कर दिया उसके अंदर। तो अब इसमें जो बड़ा डिफरेंस ये हुआ है कि पहले 3 साल पूरे करोगे तो आपको डिग्री मिलेगी। अब क्या कर दिया कि यदि 3 साल में आप 1 साल फर्स्ट ईयर पढ़ा आपने और फर्स्ट ईयर के बाद में पढ़ाई छोड़ दी, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट भी आप पे काम आएगा। 2 साल रुक कर आप फिर आगे एडमिशन लोगे तो आपको सेकेंड ईयर में फिर एडमिशन मिल जाएगा। और सेकेंड ईयर तक पे छोड़ दिया आपने तो वहाँ फिर आपको देंगे डिप्लोमा 2 साल का। और
तीसरी साल में देंगे बैचलर डिग्री, 3 साल पूरी हो गई थी। और उसके बाद ये जो पूरा स्नातक जो होगा वो रिसर्च और 1 साल का उसमें जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से करके कॉलेज का स्ट्रक्चर तैयार किया है। तो ये नई शिक्षा नीति में ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी खामियां भी हैं, काफ़ी सारी अच्छाइयाँ भी हैं, मिक्स चल रहा है, बड़ा इस पर रिसर्च चल रहा है और कई लोग अपने अपने तरीके से इसके लागू करने का प्रयास करें। भाषा की भी बात आ रही है कि 8वीं से इसमें क्या ऑप्शनल एक बात रख दी कि 8वीं क्लास के बाद इंग्लिश ऑप्शनल है 8वीं तक, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल तो सारे पढ़ाएंगे ही, लेकिन वो सरकारी वालों के लिए वो समस्या आएगी फिर भी। तो इंग्लिश पहली क्लास से जो अनिवार्य होनी चाहिए थी वो 8वीं से अनिवार्य कर रहे हैं। तो वो भी एक बड़ा टॉपिक है, उस पर बड़ी चर्चाएं हो रही है। नेक्स्ट, वर्तमान शिक्षा प्रणाली की कुछ समस्याएं हैं जो मैंने खोजने का प्रयास किया है और कुछ समाधान भी है। शैक्षणिक गुणवत्ता शिक्षा की जो है, शहरी क्षेत्रों की शिक्षा का प्रकार व ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा का प्रकार भिन्न है, अलग अलग है। शिक्षा के समग्र विकास के लिए शिक्षा का एक मानकीकृत रूप होना चाहिए। इसके लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। गांव की शिक्षा और शहर की शिक्षा में बहुत डिफरेंस है और बच्चों में काफ़ी उनके लेवल में काफ़ी डिफरेंस है ज़्यादा। तो इसका ऊपर एक मानकीकृत रूप होना चाहिए, वो बिल्कुल उसके ऊपर कदम उठाने चाहिए। नवाचार की आवश्यकता है आज के टाइम में, डिजिटल शिक्षा का जमाना है, इसे शिक्षा में पूरी तरह शामिल करना चाहिए। AI के बारे में जानकारी, अब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, ChatGPT और दुनिया भर की ChatGPT चीज़ें आ गई, तो उनकी जानकारी भी बच्चों को देना जरूरी है क्योंकि ये नए इनोवेशन आ रहे हैं। और शिक्षा को सस्ता बनाना, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच की खाई जो बनी हुई है, इस खाई को भरने का प्रयास होना चाहिए और उसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। अब मैं बताऊं आपको, आज का जो है कौशल विकास का है जमाना है, स्किल डेवलपमेंट का। इसके लिए अब भारत में काम शुरू हो रहे कर रहे हैं, हम लोग भी करने का प्रयास करेंगे, समर्पण संस्था के माध्यम से भी स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चालू करेंगे। देकियाल गांव है असम के अंदर, डाबर इंडिया लिमिटेड की तरफ से कौशल विकास केंद्र खोला गया है। कंपनियां CSR का फंड इसमें काम में ले रही हैं। ये देहाती महिलाओं के लिए स्वतंत्र कार्य के साथ साथ काम के अवसर बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है डाबर इंडिया का। जी, अब आ जाते हैं, ये तो सारा शिक्षा का स्ट्रक्चर मोटा मोटा मैंने पहले लेने की कोशिश करी। अब जो मेन बात है, जो जिस सब्जेक्ट पे PPT तैयार की, जिस सब्जेक्ट पे आपको बताना है, शिक्षा दान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन चैरिटी। सबसे पहले दान के बारे में बता दूं। दान, अभी मैं पहले बता रहा था कि एक भाव आ जाता है श्रद्धा का दान शब्द से। तो दान शास्त्रों में 5 प्रकार के बताए, अब तो बहुत सारे दान जुड़ गए हैं। शास्त्रों में एक भूमि दान बताया, आश्रम, विद्यालय, भवन, धर्मशाला, प्याऊ, गौशाला निर्माण के लिए भूमि का जो दान करते हैं वो भूमि दान होता है। दूसरा दान होता है गोदान। सनातन संस्कृति में गोदान को विशेष महत्व माना जाता है, गाय का दान करते हैं। और अन्नदान, ये एक ऐसा दान है जिसके द्वारा व्यक्ति भूखे व्यक्ति को तृप्त करता है। इसमें सभी प्रकार के सात्विक खाद्य सामग्रियां समाहित हैं। और चौथा है कन्यादान। यह दान कन्या के माता पिता द्वारा उसके विवाह संस्कार पर किया जाता है। सनातन धर्म में कन्यादान को सर्वोत्तम माना गया है। और 5वां दान है विद्यादान, जिसे अपन शिक्षा दान करें, एक ही बात है दोनों, चाहे विद्यादान का हो चाहे शिक्षा दान का हो। इस दान से मनुष्य में विद्या, विनय, विवेकशीलता के गुण आते हैं, जिसे समाज और विश्व का कल्याण होता है। शास्त्रों के अनुसार विद्या का दान सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। यह दान बांटने से और अधिक बढ़ता है। तो ये शिक्षा का दान श्रेष्ठ दान है। जी, विद्यादान पर मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बताता हूँ। यूनान के एक तत्वज्ञानी थे डेमोक्रिटस। तो एक बच्चा एक लकड़ियाँ काटता, लकड़ियों को गट्ठर बड़े सलीके से बांधता और बाजार में जाके बेच के आ जाता। ये काम उस बच्चे का था। एक दिन क्या है, वो गट्ठर जो सिर पे लेके और बाजार में जा रहा था, तो डेमोक्रिट्स जो तत्वज्ञानी थे उनको बच्चा दिखा और उस बच्चे को कह के उसको, बेटे एक चीज़ बताओ, ये जो गट्ठर बांधा है, इतने तरीके से बांधा है, खूबसूरत तरीके से आपने बांधा है, ये आपने बांधा है क्या? कि जी मैंने ही बांधा है, मेरा काम ही है, रोज मैं लकड़ी काटता हूँ, गट्ठर बनाता हूँ, तरीके से बांधता हूँ, फिर बेच के चले जाता हूँ, ये मेरा डेली का काम है।
कि आप दोबारा इसी तरीके से खोल के दोबारा बांध सकते हो? क्या मैं बिल्कुल बांध सकता हूँ। उन्होंने वापस गठरी खोली, वापस बिड़ा तरीके से उस गठरी को बांध दिया। तो जो डेमोक्रेट्स थे, जो बहुत तत्वज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। तो उन्होंने कहा कि आपको यदि मैं एक ऑफर करूं कि मेरे पास आपको रखूं, मैं आपको विद्या का दान दूं, मैं आपको अध्ययन करवाना चाहता हूं, स्टडी करवाना चाहता हूं, पढ़ाई करवाना चाहता हूं, तो आप जो मेरे पास रख के मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, यदि आप ऐसा कर सकते हैं। तो बच्चे ने उसके लिए हाँ कर ली, थोड़ा सोचा, फिर हाँ कर ली कि नहीं, मैं रह जाऊंगा आपके पास। वो बच्चे को उन्होंने खुद के पास रखा, स्कूल में एडमिशन दिलाया और खुद ने भी पढ़ाया और स्कूली शिक्षा भी दिलाई। और वो बच्चा बाद में जाके इतना बड़ा महान दार्शनिक बना, पाइथागोरस। पाइथागोरस का नाम सुना आपने? जो लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर तो पाइथागोरस पर में, तो पाइथागोरस जो है वो उसके बचपन की कहानी है। तो ये डेमोक्रेट्स ने उसके जीवन जो महानता के बीज में लिखा, महानता जो उसके अंदर थी, उस बीजों को उन्होंने ऐसा प्रत्यारोपित किया कि वो बच्चा इतना बड़ा महान। ये काम आप लोग कर रहे हैं समर्पण संस्था के माध्यम से, ये तो एग्जाम्पल है। तो पाइथागोरस का एक एग्जाम्पल मैंने उस पर लिया था जी। समाज के कुछ अद्भुत और समर्पित लोग हैं जो जमीनी स्तर पर चुपचाप काम करके समाज में बदलाव ला रहे हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, कुछ तो मैं पहले जानता भी हूँ जिनको, कई मैंने नेट से भी लिए हैं, कई पहले से मेरे पास डायरी में लिखे हुए थे। तो कुछ एग्जाम्पल थे। तो शिक्षा दान जो है वो एसआई और निर्धनों को बिना किसी स्वार्थ सेवा के रूप में ये दान दिया जाना चाहिए, शिक्षा का दान। कुछ उदाहरण है जो हमें प्रेरणा देंगे। इन उदाहरणों को आप मैं समझाना चाहता हूँ। जो एक है खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम है, ये चेयरमैन है वार्तालोक ट्रस्ट के, और वार्तालोक ये पूर्वी दिल्ली है, उसमें एक वार्तालोक केंद्र से वार्तालोक शिक्षा केंद्र इन्होंने बना रखा है। निर्धन व असहाय बच्चों को ये निःशुल्क पढ़ाते हैं, 120 बच्चे पढ़ा रहे हैं। और खुर्शीद कहते हैं कि मुफ्त शिक्षा को दान नहीं मानते बल्कि अपना कर्तव्य समझते हैं। साईनाथ माने हैं लातूर महाराष्ट्र के, वंचित विद्यार्थियों को मोबाइल व कंप्यूटर की मदद से जोड़कर ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। उनकी कक्षा में रोज 70 से 80 बच्चे जुड़ते हैं। निर्धन विद्यार्थियों के लिए दूसरों को प्रेरित कर मोबाइल दिला रहे हैं। साईनाथ माने का उद्देश्य कि निर्धन विद्यार्थी समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़े, उनके जीवन में वास्तविक उजियारा आए जी। एक रोहित यादव हैं जो सिपाही हैं, गुबार गांव सिकंदरा का। शिक्षा दान महादान एक एनजीओ चला रखा है इन्होंने, निर्धन विद्यार्थियों की शिक्षा में मदद कर रहे हैं, स्मार्ट क्लास चला रहे हैं, प्रोजेक्टर व लैपटॉप से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। इंद्रदेव ठाकुर हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। शिक्षा को वे साधना मानते हैं। जिस तरह लोग देवी देवताओं की उपासना करने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं, ये जो इंद्रदेव ठाकुर है उसी तरह से बिना शिक्षा दान किए भोजन नहीं करते हैं। ये इन्होंने अपने जीवन में प्रण ले रखा है जी। नेक्स्ट, ओम प्रकाश पारिक हमारे सीकर के ही हैं और ये ट्रेवल का इनका बिजनेस है। अपनी आधी कमाई स्कूल को देते हैं ताकि बेटियां पढ़ सकें। लड़कियों की स्कूल में टॉयलेट व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई और छात्राओं की संख्या दुगनी हो गई। तो इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास ओम प्रकाश पारिक जी कर रहे हैं जी। दुनिया के सबसे बड़े दानदाता, मैंने कुछ बड़े लोगों को भी इसमें लिया है कि बिल गेट्स ने $27 बिलियन स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, विकास के लिए दान दिए हैं। वारेन बफेट ने $21.5 बिलियन बिल गेट्स फाउंडेशन को दान दिए हैं। ये बड़े बड़े दानदाताओं के थोड़े से मैंने डेटा उसमें से लिया। फेसबुक के जो संस्थापक है मार्क जकरबर्ग, अपनी संपत्ति का 99% चैरिटेबल ट्रस्ट में दान दिया है इन्होंने। फेसबुक सीईओ ये सेरियल कारा सैंडबर्ग, मुख्य परिचालन अधिकारी जो इसकी है, फेसबुक की सीईओ है, इन्होंने $3.1 करोड़ यानी 210 करोड़ रुपए के शेयर दान करने की घोषणा की है। सैंडबर्ग की गरीबी उन्मूलन प्रयास और शैक्षणिक संस्थाओं को मदद की योजना है जी। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन $15.9 बिलियन, बहुत ही अच्छा काम शिक्षा के लिए अजीम प्रेम जी फाउंडेशन कर रहा है।
और आप देखते होंगे बहुत सारी चीज़ें कौशल विकास के, स्कॉलरशिप के, बड़ा CSR का बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये शिक्षा के लिए इन्होंने $15.9 बिलियन डोनेशन दिया है। जॉर्ज सोरोस है $8 बिलियन स्वास्थ्य शिक्षा के लिए दान दिए। ये तो कुछ बड़े लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए समर्पण किया। नेक्स्ट, प्रोफेसर संदीप देसाई हैं, मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं और मरीन इंजीनियरिंग में प्रशिक्षित है। 1997 में इन्होंने नौकरी छोड़कर झुग्गी बस्तियों में शिक्षा की अलग जगाई। मुंबई के गिरगांव झुग्गी बस्तियों में श्लोक नामक एक अंग्रेजी अध्ययन स्कूल खोला। जैसे अपन ने खोला था ना, सबसे पहले सरकारी स्कूल के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने का समर्पण संस्था ने किया था, काफी लोगों को पता नहीं है। तो करीब वो उसमें 3-4 बैच निकाले थे, वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट बने थे। तो इसी तरीके से ये जो श्लोक नामक संस्था बनाकर अंग्रेजी जो झुग्गी बस्तियों के बच्चे उनको अंग्रेजी का सिखाते हैं। ट्रेन में विद्यादान श्रेष्ठ दान की गुहार लगाकर स्कूल के लिए मदद मांगते हैं। हमें तो शर्म आती है, लेकिन ये ट्रेन में घूम घूम के मदद मांगते हैं। सुब्रांशु कुमार रायगढ़ छत्तीसगढ़ के हैं। ये कहानियां प्रसारित करके बदलाव लाने का अनोखा एक रास्ता अपनाया है इन्होंने। मोबाइल, नेट, वेबसाइट के जरिए आदिवासी समाज में बदलाव की राह खोली है। समाज में हीरो की पोस्ट हमेशा खाली रहती है और कुछ अलग करके उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सब हीरो हो जो अलग कर रहे हो, तो ये अलग करके उस हीरो की पोस्ट को कोई जी। इच्छा बहन चौहान टीचर हैं, रामपुर की हैं, नाहरपारा। ये 48 वर्षों से आय का 70% जो ये कमाती हैं। आप जा रहे हैं क्या अग्रवाल साहब? वो क्या ये पूरा करके ज्यादा लंबा नहीं, अब आ गया, कोई दिक्कत नहीं। जाओ मत, तो इतनी दूर से आए हो और ऐसे तो हाँ, इच्छा बहन चौहान टीचर हैं, 48 वर्षों से आय का 70% गरीब बच्चों पर खर्च कर रही हैं। रिटायरमेंट के बाद भी स्कूल जाती हैं, कहती हैं कि मैं शौक पूरा करूं और बच्चे मजदूरी करें ये नहीं देख सकती। जलालुद्दीन काजी 64 वर्ष के टैक्सी ड्राइवर है कोलकाता के। भूखे बच्चों को खाना खिलाते हैं, बच्चों को खाना मांगते देख भावुक हो जाते हैं। अपनी आमदनी के 500 रुपए आमदनी में से पत्नी और 4 बच्चों के लिए 150 रुपए दे पाते हैं, 350 मार्च में खर्च कर देते हैं। आ जाओ आगे। 40 वर्षों से ये कर रहे हैं, उनके योगदान से 40,000 बच्चों को खाना मिला है, क्योंकि जलालुद्दीन ने उनके लिए अपना खाना कुर्बान किया है। अपने जैसे समान विचार वाले लोगों को साथ लेकर गरीब बेरोजगारों को मुफ्त ड्राइविंग सिखाने का फैसला किया है। इसके लिए शर्त रखी है कि नौकरी मिल जाएगी तो वे अन्य 5 युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे। और अभी वेस्ट सुंदरवन वेलफेयर एसोसिएशन नाम की संस्था बनाई है, जिसमें 1000 सदस्य। बहुत ही बेहतरीन काम कोलकाता के अंदर कर रहे हैं जी। कई लोग सोचते हैं कि जब वे अमीर हो जाएंगे तो दान करेंगे, लेकिन सच एकदम उल्टा है। अमीर बनने के लिए देना शुरू करना जरूरी है। दृष्टिहीन शंकर लाल बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के हैं। दृष्टि नाम की संस्था बनाकर 100 दृष्टिहीन बालिकाओं को निःशुल्क आवासीय शिक्षा दे रहे हैं। अब एक महाविद्यालय भी इन्होंने शुरू कर दिया है। समाज के सभी जाति, धर्म, वर्ग के दृष्टिहीन बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास सभी के सहयोग से संभव हो रहा है। सरकार ने प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ संस्था से इनको सम्मानित किया है। आभा चौधरी हैं, पटना बिहार की टीचर हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को गोद लेकर उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाती हैं। वे अनेक बच्चे शिक्षा के लिए गोद ले चुकी हैं जी। केदारनाथ माहेश्वरी हमारे जयपुर के हैं, 87 वर्ष की उम्र है। हाईकोर्ट जज दीपक माहेश्वरी के पिता है। कच्ची बस्तियों के निर्धन बच्चों को शिक्षा से जोड़कर उनका भविष्य संवारने में लगे हुए हैं। आप प्रौढ़ शिक्षा उपनिदेशक के पद से रिटायर हुए हैं। झारखंड के मेदिनीनगर में 5 महिलाओं ने एक पहल की है, मेकअप और शॉपिंग के पैसे बचाकर और गरीब बच्चों को पढ़ा रही हैं। पंजाब के रिटायर्ड पोस्ट मास्टर हरचरणजीत अपने आनंद के लिए मैरिज ब्यूरो जो स्कूल बनाकर कच्ची बस्ती के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हरियाणा में बाबा मुक्तेश्वरी मठ है। कौशली में 11 गांव की परंपरा है। युवा नौकरी का वेतन का पहला वेतन इसी में दान करते हैं। एक मुक्तेश्वरी पीठ है, इसी राशि से स्कूल भवन का निर्माण हो रहा है। ये जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, हमारे पास 572 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप देखिए, इन बच्चों में से भी आपके पास एक दिन वो जो नौकरी लगेंगे ना, तो इसी तरीके से वो डोनेट करेंगे, इसी तरीके से आगे, क्योंकि वो जिस भाव से हम उनको शिक्षा दे रहे हैं वो भावना उनके अंदर आती है।
एक बच्ची थी यहाँ की रूपनगर की, बातें बहुत सारी है, अग्रवाल साहब जाएंगे इसलिए मैं जल्दी फिनिश करूँगा। तो वो बच्ची ने एक जो ही नौकरी लगी यहाँ पे आए और चेक देखे कि साहब पहली उसका अपने संस्था में डोनेट करना चाहते हैं, पहली नौकरी लगी है, उसमें पता नहीं 5100 रुपये का चेक पहली तनख्वाह में से उन्होंने दिया। तो ये भावना एक ऐसी बन जाती है। क्रिकेटर गौतम गंभीर को आप सब जानते हैं, आतंकी हमले में शहीद ASI अब्दुल रशीद की बेटी जोहरा के सपने पूरे करने में ताउम्र मदद करने का ऐलान किया है। उनकी शिक्षा का संपूर्ण खर्चा उठा रहे हैं। छोटी कुमारी सिंह 21 साल की लड़की है, बिहार की है, और अपने गांव के जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम शुरू किया है, और इनके पास 500 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। छोटी सी बच्ची का देख लो। और चींटियों का उदाहरण भी हम इंसान किस तरीके से बने, ये उदाहरण नहीं दूंगा, अभी आगे नेक्स्ट बात बताऊँ। कोटा के दीपक पाठक हैं, वह देवेंद्र सिंह धाकड़ हैं। जॉय ऑफ गिविंग के तहत शुरू की निःशुल्क क्लासेज अभी 120 बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति राजेश कुमार कोठारी हैं, अपने वेतन से जरूरतमंद होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। हम कौन सी पहचान बनाते हैं, बांसुरी वाली या फुटबॉल जैसी, ये हमारे ऊपर निर्भर। बांसुरी वाली, इसका तो उदाहरण समझा ही देता हूँ आपको। बांसुरी में जब हम हवा देते हैं तो हवा को बाहर छोड़ती है तो मधुर ध्वनि निकलती है, लोग आकर्षित होते हैं। फुटबॉल के अंदर हम हवा भरते हैं और हवा भरते हैं तो वो बाहर नहीं छोड़ती है, अपने अंदर समेट के रखती है, तो लोग उसको लात मारते हैं। तो आप देखिए, जो हम देते हैं, जो हम छोड़ते हैं, महत्व उसका है, लोग आकर्षित उसके प्रति होते हैं। हमने इकट्ठा क्या किया, महत्व उसका नहीं है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। और एक एग्जाम्पल और था पेशवा माधवराव साहब का, जो अपने बचपन पे, ये समझो आप, नाम था उनका उस जमाने में, बहुत दान करते थे, दोनों हाथों से दान करते थे। जब भी जन्मदिन आता तो इतनी भीड़ हो जाती थी, वो लाइन लगा के दान देते। जिसको जमीन चाहिए जमीन लो, जिनको कपड़े चाहिए कपड़े ले लो, पैसा चाहिए पैसा ले लो। तो लाइन लगी हुई थी। एक बच्चा आया बीच में से, वो बच्चा कहता है महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे विद्या का दान चाहिए। ओके, विद्या का दान, कि ये क्यों, विद्या के दान से क्या होगा? तो क्या कि वो कहता महाराज ये जो लोग सब ले रहे हैं, कोई जमीन ले रहा है, कोई खाना ले रहा है, कोई कपड़े ले रहा है, ये सब एक न एक दिन सब खत्म होंगे, लेकिन जो विद्या का दान है, ज्ञान का दान, वो कभी खत्म नहीं होता। तो माधवराव, पेशवा माधवराव बहुत प्रभावित हुए उससे कि इस बच्चे को ज्ञान का दान देंगे, इसको पढ़ाएंगे। और उस बच्चे को फिर पढ़ाया। पढ़ने के बाद वो बहुत बड़े न्यायाधीश बने, श्री राम शास्त्री आप जानते हैं, तो बहुत बड़े न्यायाधीश बने। तो ये काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप एम्बेसडर काम कर रहे हो, इसलिए मैंने एग्जाम्पल ढूंढ के लिए हैं। अब हम जो मेन जो काम है शिक्षा दान पे, संस्था क्या कर रही है, ये तो मैंने ओवरऑल कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, शिक्षा को किस तरीके से बढ़ा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा ये नवाचार है, ये एक तरीके से इनोवेशन हमने किया है, ये एक तरीका है काम करने का और कुछ भी नहीं है। एजुकेशनल एम्बेसडर, एक गरीब बच्चा जो पढ़ाई में अपना खर्चा नहीं उठा पाता है, तो उसकी एक जो आर्थिक संपन्न व्यक्ति है वो उसकी मदद करें, ये एक सोच हमने ली है। और ये सोच हमारी बहुत कारगर साबित हुई। पिछली बार हमने 75 एजुकेशनल एम्बेसडर बनाए, 75 एजुकेशनल एम्बेसडर, 75 बच्चे तो उन्हीं की सुपुर्द कर दिए। और ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास, एक बार बेटी है रजनी बेरवा, MBBS कर रही है, पूरा खर्चा हेमलता को देजी उठा रही है, लाखों रुपए उसकी फीस है, किताबों का है, पूरा का पूरा उठाती है। एक IIT का बच्चा है जो IIT कर रहा है दिल्ली से, अभिषेक, उस बच्चे को, वो बच्चा विकलांग भी है, और एक ज्योति पालीवाल जी हैं जो HOD है डेंटल, उसको लैपटॉप भी दिलाया, उस बच्चे की सारी पढ़ाई का, उसे घर भी जाके आई। आप देखो कितने समर्पित लोग हैं। ये एग्जाम्पल मैं तो औरों को दिया, अब अपने वालों को दे रहा हूँ। तो वो बच्चों की पूरी उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा रही है, और वो चुपचाप फीस जमा करे, मेरे को बताती नहीं। फिर वो बच्चा बताता सर मेरी इतने हज़ार की फीस वो जमा करा दी, मेरे को लैपटॉप दिलाया, वो बताती ही नहीं। तो मैं अनाउंस भी नहीं कर पाता हूँ, जो मेरे को पता पड़ता था तो बता देता हूँ, मैं ग्रुप पे बता देता हूँ भाई इन्होंने ये दिया। तो अब फिर ये अभियान हम 2023-24 की जो शैक्षिक सत्र है इसके लिए चला रहे हैं। 2 जुलाई को हमारा शिक्षादान महोत्सव है। हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल एम्बेसडर नियुक्त करना चाहते हैं। बारूपाल साहब ने कल कहा मेरे को कि 10 की जिम्मेदारी है मालिया जी, 10 बना के दूंगा। ऐसा जज्बा, जोरदार ताली बजाओ आप इनके। तो ऐसा जज्बा सबका हो जाए तो अपन चमत्कार कर दें, ये बताऊँ आप। तो आप जैसे इन्होंने 10 की जिम्मेदारी
36 जने कार्यकारिणी के, आप ज्यादा मतलब 2-2 की जिम्मेदारी ले लो तो भी 72 हो जाएंगे। तो एक आदमी 2 बना दे तो भी बहुत है। तो ये तो इस तरीके से जब हम काम करने लग जाएंगे 2 तो मिल ही जाएंगे अपने को। और मिनिमम हम 5,000 रुपये लेते हैं, ज्यादा लेते नहीं है एक बच्चे के लिए। ज्यादा तो वो कितना ही दो, अभी कल आए वकील साहब 11,000 का चेक दे गए, तो वो जितना चाहो दो, वो तो लाखों रुपए दे रहे हैं लोग, वो अलग बात है। लेकिन मिनिमम 5,000 का कोई योगदान करता है तो वो हमारी संस्था का एजुकेशनल एम्बेसडर। अब हम सॉफ्ट कॉपी में ही भेज रहे हैं सर्टिफिकेट। आजकल क्या है कि मैं जो ही उनका चेक आता है और साथ ही साथ उनका सर्टिफिकेट बना के ग्रुप पे भी डाल देते हैं ताकि वो सोशल मीडिया पे काम मिले। अब वो स्टेटस लगाएंगे तो दूसरे देखेंगे यार ये क्या है, तो वो दूसरे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो टेक्नोलॉजी है उसका पूरा हम फायदा लेने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भी ये जो सर्टिफिकेट है इन सबको हम एम्बेसडर उसको 2 जुलाई को सम्मानित करेंगे। अब कईयों के पास सर्टिफिकेट, जैसे हमारे इन्होंने कहा खंडेलवाल साहब ने, क्या सर्टिफिकेट हमारे मत बनवाना, जरूरत ही नहीं, इतने सारे हो गए 2-3 सालों से। तो वो जो नहीं लेना चाहेंगे उनके नहीं बनाएंगे, बाकी जो नए जुड़े उनको तो सम्मानित करेंगे। भाई पुराने वाले नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, ताकि अपना पैसा बच जाए, क्योंकि अपने पास भी बहुत सारे हो जाते हैं ना हर साल सर्टिफिकेट। तो ये हमने सरकारी स्कूल के लिए 5,000 और प्राइवेट स्कूल के लिए 11,000 वो संस्था के खाते में जमा कराने हैं। और संस्था के खाते में जमा कराने के बाद में फिर संस्था के माध्यम से उन बच्चों की हम मदद करेंगे। बच्चे का पूरा डेटा देंगे, किस बच्चे को किसके साथ जोड़े, पूरा अपने ग्रुप पे चलता है ये सारी चीज। तो ये एम्बेसडर हमारा अभियान है, हमारे को इस अभियान के साथ जुड़ना है। आज हम जो ये तो ओवरऑल अपने इसके बारे में, शिक्षा दान के बारे में थी बात। मेरे पास 2-3 और थी लेकिन मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। और मेन जो आज एक शपथ ग्रहण का भी था हमारे पास, शपथ ग्रहण में नई कार्यकारिणी बनाई है, फिर मेरे को जिम्मेदारी दी है। ईश्वर से मैं तो प्रार्थना करता हूँ पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ, जिस जोश और लगन और उमंग के साथ इस काम को फिर दोबारा आप सबके सहयोग से, ये सिनर्जी है। एक ये तो ये एनर्जी और एक होती है सिनर्जी। जब कुछ समाज के अच्छे लोग अच्छे भाव को लेके आपस में एकमत होके अच्छा काम करते हैं उसको बोलते हैं सिनर्जी। तो वो सिनर्जी का भाव हम सब लेके काम कर रहे हैं। और आज हमारे 25 जनों की तो जो रजिस्टर्ड कार्यकारिणी है उसके हैं, उसमें केवल रजिस्टर्ड मेंबर हैं। एक कुछ मानद पद और हमने वो डिसाइड किए हैं, तो वो एक 12 पद वो हैं जो प्रबंधकीय व्यवस्थाओं के तहत है। यहाँ सब सेवक है, कोई अध्यक्ष वगैरह, ये तो सारी व्यवस्थाएं होती है किसी संस्था को चलाने के लिए। लेकिन जो भी लोग जुड़े हैं, सारे सेवाभावी लोग जुड़े हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं। हमारे बारूपाल साहब आते हैं, पीछे जाके बैठ जाते हैं, हम जबरदस्ती हाथ जोड़ के आगे बैठाते हैं, यहाँ बैठो। तो यहाँ कोई किसी को मान सम्मान, सब सेवा के भाव जुड़े हैं। हम सब सेवा के सिपाही हैं और सेवा भाव से हम काम करें। जहाँ पद और उन प्रतिष्ठाओं के उनकी बातें आ जाती है वहाँ पे फिर काम नहीं होते हैं। तो यहाँ तो सारे ही सेवक, हम सब सेवक हैं, ये तो क्या व्यवस्थाएं हैं बस के। तो ये व्यवस्थाओं के तहत हमने ये किया है। तो मैं निवेदन करूंगा, हमारी शिवाली जी चला रही थी, आप एक बार सबका मेरी तरफ से मैं सबका मालाएं लेके आया था। हमको एक बार पहली मीटिंग है कार्यकारिणी की, सबका माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। लिस्ट इनको मैडम को देना कार्यकारिणी की। फोटो में आप आओगे, यही तो फोटो शानदार रहेगी हमारी। तो हम क्या है कि यहाँ पहले एक बार माला पहने, कि माला पहने हुए सब एक बार कार्यकारिणी के सारे मेंबरों की फोटो हो जाएगी। तो यहाँ ही खड़े होके ले लेंगे और कुछ कुर्सियां लगा लेंगे, तो बीच में 5-7 हमारे पदाधिकारी बीच में बैठ